हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916 पर आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रवाद को विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत जाना और समझा कि भारतीय राष्ट्रवाद को किस प्रकार से विभिन्न विचारधाराओं के अंदर लोग समझते हैं, जैसे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन, सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, जिसको कि हम उपनिवेशवादी इतिहास लेखन भी मान सकते हैं। कई स्थानों पर साम्राज्यवादी या इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी के स्थान पर औपनिवेशिक इतिहास लेखन भी नाम हमें पढ़ने को मिलेगा। तो दोनों एक ही बातें हैं, चाहे वो औपनिवेशिक इतिहास लेखन हो चाहे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन हो। इसके अलावा हम लोगों ने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत भी जाना कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या ये अलग अलग विचारधाराएं करती हैं। और भारतीय राष्ट्रवाद की व्याख्या के अंतर्गत जब इन अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों का हमने अध्ययन किया तो एक बात निकल करके जो सामने आई वो ये है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो स्थिति है उसको लेकर काफ़ी संशय विद्यमान है कि भारत में राष्ट्रवाद क्या पहले से था या ब्रिटिशर्स के आने के बाद। जो कि ये प्रश्न हम साम्राज्यवादी इतिहास लेखन या औपनिवेशिक इतिहास लेखन के अंतर्गत हम ये प्रश्न देखते हैं कि जब इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी लिखने वाले इतिहासकारों ने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद की कोई स्थिति नहीं थी, भारत में अलग अलग प्रकार की पहचानें विद्यमान थी और इन अलग अलग प्रकार की पहचानों में किसी प्रकार के राष्ट्रवाद या एकत्व की भावना नहीं पनप सकती थी। तो राष्ट्रवाद जैसी स्थिति भारत में कहीं नहीं थी और जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता है कि औपनिवेशिक शासन से आज़ादी दिलाई भारत को और ये भारत का राष्ट्रवादी भावना थी जिसकी वजह से लोग एक हुए। तो इस राष्ट्रवाद की भावना को वे अभिजात्य वर्ग के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए उठाया गया कदम मानते हैं। वो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को एक किया गया, किस प्रकार से लोगों के सामने ये झूठा मनगढ़ंत एक भ्रम फैलाया गया कि युद्ध, मुद्रास्फीति, मजदूरों की खराब स्थिति, किसानों की खराब स्थिति, ये सारे एक झूठा एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिससे कि इन वर्गों को अपने आंदोलन में एक लाया जा सके और इस आंदोलन के पीछे अभिजात्य वर्ग के अपने संकीर्ण हित थे और उनके वो हित थे, उनको पहला जैसा सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी वर्गों में सर्वोच्चता की जो भावना उनकी थी पहले से वो वापस से कायम हो सके। तो इस प्रकार की विचारधारा हम साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में देखते हैं और बहुत सारे राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं उसके अंतर्गत जब हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों में भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुई। तो आज हम इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि भारत में क्या हमें राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं क्या पहले से ही दिखाई पड़ती हैं ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी। तो जब से एक इस प्रकार का डिस्कोर्स स्थापित किया गया साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की तरफ से कि भारत में राष्ट्रवाद की कोई स्थिति नहीं थी और वास्तव में कई बार जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं अपने इतिहास का, परिस्थितियों का, घटनाओं का, आंदोलनों का उस समय, तो हम उसमें उनके उद्देश्यों को लेकर के उसमें पार्टिसिपेट करने वाले समुदायों को, वर्गों को लेकर जब हम बारीकी से अध्ययन करें तो हमें भी कहीं ना कहीं यही दिखाई पड़ता है कि भारत में राष्ट्रवाद जैसी कोई स्थिति वास्तव में नहीं थी क्या। और यदि प्राचीन काल की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की जड़ों को ढूंढने की कोशिश की गई जब ब्रिटिशर्स ने ये कहना प्रारंभ किया कि भारत में राष्ट्रवाद की स्थिति नहीं थी। तो राष्ट्रवाद की भारत में जड़ों को ढूंढने का प्रयास किया गया, काउंटर करने की कोशिश की गई कि भारत में के प्रति फैलाया गया ये भ्रम कि भारत में राष्ट्रवाद नहीं है और ब्रिटिशर्स का जो विरोध किया गया और आज़ादी हासिल की गई वो राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रवाद के झंडे तले नकल हासिल करके अभिजात्य वर्गों के संकीर्ण स्वार्थों के तले किया गया। तो इसको झूठा साबित करने के लिए, काउंटर करने के लिए राष्ट्रवाद की जड़ों को खोजने का प्रयास किया गया। तो प्राचीन काल में हम देखते हैं कि एक के बाद एक कई राजवंशों का हमारे देश पर शासन हुआ, जिसमें मौर्य वंश हमने पढ़ा, गुप्त पढ़ते हैं, इसके पश्चात तमाम सारे राजवंश आए, उनमें एक क्रमबद्धता देखने को मिलती है। एक के बाद एक आने वाले जो राजवंश हैं उन्होंने कम से कम भारत को एक राजनीतिक पहचान तो दी कि वो भारत पर शासन करते हैं, भारत के इस हिस्से पर शासन करते हैं। भले भारत में तमाम प्रकार की आवश्यक शर्तें एक राष्ट्र या राज्य के लिए नहीं रही होंगी, लेकिन भारत को एक राजनीतिक, एक भौगोलिक पहचान मिली उस समय की
इस क्षेत्र का नाम भारत है और इस क्षेत्र पर इन राजवंशों ने शासन किया। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं उसको कई बार गुप्त काल या मौर्य काल में भी लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले अगर और पीछे जा कर के हम देखें तो जब सिकंदर और पोरस का जो प्रकरण आता है उस समय पोरस के बारे में कहा जाता है कि उसने सिकंदर के सामने जब आत्मसमर्पण कर रहे थे उस समय के शासक भारत के आसपास, भारत तो कहना ठीक नहीं होगा उस समय क्योंकि भारत की संकल्पना ही नहीं थी, लेकिन उस समय के आसपास के शासक जब सिकंदर के आक्रमण के दौरान समर्पण कर रहे थे तो पोरस ने आत्मसमर्पण करने की बजाय उसे युद्ध करने की ठानी। और ऐसा प्रेजेंट किया जाता है, कहा जाता है कि पोरस के सामने एक अखिल भारतीय राज्य की स्थापना का उसने स्वप्न देखा था और उस समय से भारत एक अखिल भारतीय राज्य और उस राज्य में राष्ट्रवाद की भावना होगी। इसी राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही वो एक भारत को एक राष्ट्र या राज्य के रूप में देखता है पोरस कि हम इस प्रकार के एक राज्य की स्थापना करेंगे। आगे चल कर के मौर्यों में देखते हैं तो हमने ये इतिहास के अंतर्गत इन तथ्यों को हमने अध्ययन किया है कि किस प्रकार मौर्य वंश के शासन के तले भारत का अधिकांश जो हिस्सा है वो शासित होता था और मौर्य वंश में अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना एक प्रकार से हुई। और गुप्त काल में भी कहा गया कि एक अखिल भारतीय साम्राज्य था। इस प्रकार के बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत आगे चल कर के हो गया आपसी प्रतिस्पर्धा, सामंती व्यवस्था के वजह से और आपस में राज्यों की ईर्ष्या के कारण। तो इस प्रकार के अखिल भारतीय जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं जिनमें हम मौर्य वंश पढ़ते हैं, गुप्त वंश पढ़ते हैं या आगे चल कर के हम मुगल साम्राज्य को देखते हैं, तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की जड़ों को खोजने की कोशिश की अंग्रेज़ों को जवाब देने के लिए या अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की जो स्थिति है उसकी जो नकारात्मक एक छवि पेश की गई। तो भारत में राष्ट्रवाद की जड़ों को ढूंढने के प्रयास के क्रम में इन प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हो गई तो अपने प्रारंभिक चरणों में भारत में राष्ट्रवाद या जो राष्ट्रवाद की जो व्याख्या है ब्रिटिशर्स का विरोध करने के संदर्भ में ही उसको लिया जाता है कि ब्रिटिशर्स का जब हमने विरोध किया तो हम इस जागरूकता या इस चेतना के तले हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ये भाव है कि हम एक राष्ट्र एक राज्य के निवासी हैं और हमारे ऊपर किसी विदेशी जाति ने शासन कर रहा है और अधिकार किया है। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद को ब्रिटिश जाति के विरोध के तौर पर देखा जाता है और दोनों को एक दूसरे का प्रकार से राष्ट्रवाद को ब्रिटिश जाति के विरोध के प्रक्रिया के दौरान जन्म लिया हुआ जो एक डिस्कोर्स किया जाता है वो अपने आप में काफ़ी हद तक हमें फिर सही भी दिखाई देने लगता है। जब इस प्रकार के भारत में प्री कॉलोनियल रूट्स की बात जब की जाती है तो हमें कोई व्यापक ठोस प्रमाणिक हमारे सामने एग्जाम्पल नहीं आते हैं। और जब हम राष्ट्रवाद इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि अनिल सील जैसे जो राइटर हैं वो कहते हैं कि भारत में अभिजात्य वर्ग के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित थे और वो व्यक्तिगत और स्वार्थ जो है उनके या हित हैं उसको भारत में ब्रिटिश सत्ता या औपनिवेशिक शासन की स्थापना के पश्चात काफ़ी हद तक चोट पहुंची। अभिजात्य वर्ग का जो दबदबा था, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, वो दबदबा प्रतिष्ठा औपनिवेशिक सत्ता के आने के बाद थोड़ी कम हो गई। हालांकि ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रदान किए गए प्रशासनिक ढांचे में इन अभिजात्य वर्गों ने पहले से अपने पास संचित जो संपत्ति है उसका लाभ उठाते हुए प्रशासनिक ब्रिटिशर्स के साथ इन लोगों ने अपना संपर्क बढ़ाया और अंग्रेजी शिक्षा हासिल की इन लोगों ने और किसी तरह ब्रिटिश सरकार के साथ काफ़ी गहरे संपर्क में भी आए। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रशासन में बराबर के भागीदार जब नहीं बन पाए तो इनके अंदर उसको कुंठा ने जन्म लिया और इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स का विरोध करना शुरू किया। इस प्रकार की व्याख्या हम इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में क्या राष्ट्रवाद यहाँ पर नहीं था तो आखिर फिर था क्या वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह अभियान ने किया। अगर हम इस बात को नकारें कि नहीं वो अभिजात वर्ग की कुंठा नहीं थी, नौकरी ना पाने की या अपने आप को ब्रिटिश सरकार के करीब ना ला पाने की जो कुंठा थी, क्या अगर ये कुंठा नहीं थी और राष्ट्रवाद भी नहीं था तो ये था क्या आखिर। तो यहाँ हमारे सामने ये प्रश्न निकल कर के आता है कि उस समय ब्रिटिशर्स ने जब भारत में राष्ट्रवाद ना होने की जब बात कही तो इसके पीछे वो ये तर्क देते हैं कि भारत कई पहचानों में विभाजित था।
तो संभवतः भारत के तमाम सारे छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के समुदायों के ऊपर अपनी बढ़त बनाने के लिए शायद ये जो अभिजात्य वर्ग हैं ये संघर्ष कर रहे हो, जिसको आगे चल कर के राष्ट्रवाद का नाम दिया गया। इस मामले में ब्रिटिशर्स को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने भारत में तमाम प्रकार के संघ या समुदायों को जन्म दिया जिन्होंने अभिजात वर्ग के सामने चुनौती पेश की। अभिजात वर्ग जिसको राष्ट्रवाद कह रहा है, उस राष्ट्रवाद को उनके सामने इसने कई रूपों में पेश कर दिया। अगर हम अभिजात वर्ग के द्वारा चलाए गए इस विचारधारा मुहिम को राष्ट्रवाद कहेंगे, तो अभिजात वर्ग के सामने जो चुनौती पेश की अंग्रेज़ों ने, वो चुनौती हम कह सकते हैं दलित वर्गों की तरफ से आई, उनकी अपनी पहचान के लिए भी। जबकि राष्ट्रवादी जो हैं, जब इतिहास लेखन को हम पढ़ेंगे तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारत के अंदर किसी भी प्रकार के आंतरिक अंतर्विरोधों को अस्वीकार करते हैं। वो ये नहीं मानते कि भारत में कई पहचानें थी, वो सिरे से इस बात को नकारते हैं कि भारत में अंतर्विरोध था। वो सिर्फ और सिर्फ औपनिवेशिक शत्रु को ही मानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स हमारे शत्रु थे। जबकि इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत जो कहा गया भारत कई पहचानों में विभाजित था, वो इसे नहीं मानते। लेकिन इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी का जब हम अध्ययन करते हैं तो कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आया कि यदि राष्ट्रवाद नहीं था तो भारत में तमाम प्रकार की जो पहचानें हैं उन्होंने अभिजात वर्ग के सामने एक चुनौती पेश की। तो संभवतः इस चुनौती का सामना करने के लिए उन्होंने कई तमाम जो वर्ग हैं उनके सामने एक पैरेलल संघर्ष का आंदोलन छेड़ा, और पैरेलल में कई सारे आंदोलन छिड़ गए, जैसे कि दलितों के अपने पहचान का पृथक आंदोलन, या यहाँ पर अभिजात वर्गों का आंदोलन, जमींदारों का, पूंजीपतियों का, इस प्रकार के कई समानांतर पहचानें दिखाई पड़ने लगी। लेकिन आगे चल कर के इनको मर्ज करना आवश्यक हो गया, और कहा जाता है कि इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफी के अंतर्गत कहा गया, और डॉक्टर अनिल सील ने भी कहा कि ये जो अभिजात वर्ग है इसने बड़ी चालाकी से अपने संकीर्ण और स्वार्थपरक जो उसके उद्देश्य थे उसको राष्ट्रवाद का जामा पहनाने की कोशिश की। और राष्ट्रवाद का चूँकि तकाजा है कि सभी वर्ग समुदाय एक बैनर के तले इकट्ठे हों और अपना उनका एक हित हो, और उनका एक साझा हित होना चाहिए, साझा उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए वो लड़ रहे हों। तो अभिजात वर्ग अपने आप को बल देने के लिए, अपनी विचारधारा को सक्सेसफुल बनाने के लिए और अपने साथ बड़े जनाधार को शामिल करने के लिए छोटे छोटे इन समुदायों, छोटे छोटे जो पहचानें हैं, इनके अपने हित हैं, उन पहचानों को ये अपने झंडे तले एकत्र करने की कोशिश करने लगे। और तब इन्होंने किसानों को इकट्ठा करने की कोशिश की, मजदूरों को, दलितों को, और कहा जाता है कि इनको इकट्ठा करने के पीछे इन्होंने एक झूठा भय दिखाया कि ब्रिटिशर्स जो हैं भारत को युद्धों में झोंक देंगे, और इसके अलावा झोंक रहे हैं भारत के सैनिकों को, भारत के नागरिकों को। इसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, भारत की स्थिति खराब होती जा रही है। ये तमाम तरह का झूठा भ्रम पैदा किया, जो कि ऐसी स्थिति नहीं थी, और कम से कम ब्रिटिशर्स के होने से ये स्थिति यहाँ पर ऐसी नहीं थी। इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इम्पीरियल हिस्टोरियोग्राफर्स करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद की जड़ें हैं पूरे तौर पर नहीं दिखाई पड़ती हैं ब्रिटिशर्स के आने के पहले, लेकिन ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद ही प्रारंभिक दौर में किसानों के या जो सिविल रिबेलियंस हो रहे हैं उसमें हमें एक प्रकार से अपने शैशवावस्था में दिखाई पड़ती हैं कि किस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर यहाँ पर हमें झलक मिलनी शुरू हो जाती है। जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके लगभग 100 साल पहले से ही इस तरह के छिटपुट विद्रोह होने शुरू हो चुके थे। तो 1857 का विद्रोह अपने आप में कोई पहला विद्रोह नहीं था, बल्कि ये पहले के तमाम सारे सिविल जो रिबेलियंस हुए उसकी एक अगली कड़ी माना जा सकता है। तो इस अर्थ में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की जब स्थापना हुई उसके प्रारंभ के समय से ही धीरे धीरे औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जो है वो जो संघर्ष प्रारंभ हुए उसको हम कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का प्रारंभ मान सकते हैं, या कह सकते हैं कि भारत राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुका था। तो इस संदर्भ में भारत में राष्ट्रवाद जो प्रारंभिक चरण में जो जिसने प्रवेश किया
उसको आगे पुष्पित पल्लवित करने में, उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने में बहुत सारी घटनाओं का योगदान रहा, जिसमें ब्रिटिशर्स का योगदान काफ़ी ज़्यादा माना जा सकता है। चाहे उसको हम नकारात्मक रूप में लें, चाहे सकारात्मक रूप में उनकी घटनाओं को देखें, उनके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किए होंगे, लेकिन उसका प्रभाव भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को भड़काने में और तीव्र करने में हुआ। दूसरी बात है, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे भी कार्य किए जिससे कि भारत में समानता, भारत में विभिन्न वर्गों के बीच में बराबरी का भाव लाया जा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किसी सवर्ण, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण या स्त्री या पुरुष, इस तरह का कोई भेद नहीं किया। उन्होंने अगर भेद किया तो सीधे जाति के आधार पर, श्वेत बनाम अश्वेत जाति। उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ माना श्वेत होने के नाते, और शेष संपूर्ण भारतीय जनता को अश्वेत होने के नाते अपने से कमतर आंका, और इसके अलावा किसी प्रकार का भेद इन्होंने भारत में नहीं किया। और संभवतः यही कारण था कि वे वर्ग जो भारत में अब तक वर्चस्व स्थापित करने वाले या सत्ता पर एकाधिकार वाले जो वर्ग थे, जब उनको भी ब्रिटिशर्स ने एक ही लाठी के तहत उनको भी हाँकना शुरू किया, उन सभी को अश्वेत के कैटेगरी में खड़ा कर दिया, और वो सारे अभिजात्य वर्ग या भारत के उस समय के कहा जाए कि सत्ता का उपभोग करने वाले वर्ग, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे और बाकी लोगों को निम्न मानते थे, चाहे जाति के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति के आधार पर, जब वो सभी एक बराबरी के कैटेगरी में खड़े कर दिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा अश्वेत होने के नाते, तब शायद इनके अहम को चोट पहुँची और इन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए, उनको भगाने के लिए यहाँ आंदोलन किया। और यही आर्ग्यूमेंट वो पेश भी करते हैं इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफर, कि ये जो इनका आंदोलन था वो इनकी सत्ता छीने जाने या इनको अपने से निम्न जिसको ये समझते थे उनके बराबर खड़े कर दिए जाने के प्रति फूटा गुस्सा था इनका। तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने भारत में गैर ब्राह्मणों को भी जो शिक्षा का अधिकार दिया, इसके अलावा उनके जो शिक्षा के द्वार थे उन्होंने सभी वर्गों के लिए खोले। उसमें खासकर इन्होंने जो विज्ञान की शिक्षा है, तर्क की शिक्षा है, अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा है, इन सब का जो प्रचार प्रसार किया बड़े पैमाने पर, इन लोगों ने जो स्कूल खोले उसमें वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया। इन सब से लोगों के मनों में काफ़ी कुछ, इनके मन में वैज्ञानिक शिक्षा, ज्ञान, तर्क, विवेक, बुद्धि, इन सब का स्थान बढ़ने लगा और अब ये तर्क करने लगे। दूसरी बात ये भी है कि इन लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू किया भारतीयों ने, और इसी संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीयों ने पश्चिम की जंजीरों को पश्चिम के हथौड़े से ही तोड़ा। जब हम इस कथन का अगर विश्लेषण करें या व्याख्या इसकी निकालें, तो पश्चिम की गुलामी की जंजीरों को पश्चिम के हथौड़े से ही तोड़ा, तो इसका मतलब पश्चिम यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में विकास के लिए चलाए गए कार्यों जैसे कि शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, इन सब के विकास के कारण भारतीयों के सोचने के तरीक़ों में, रहन सहन में, सामाजिक परिस्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव आया और उन लोगों ने अपनी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू किया ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन में जब यही सरकार है तो वहाँ पर किस प्रकार विधि का शासन है और हमारे अपने देश में किस प्रकार उपनिवेशवादी शासन है। तो इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन ने भारतीयों के अंदर एक तर्क संगतता को या रेशनलिज्म को पैदा किया, रेशनलाइजेशन को बढ़ावा दिया। और यही वजह है कि भारत में ब्रिटिशर्स ने जो बहुत बड़े पैमाने पर जो सुधार करने की कोशिश की, उसने कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, चाहे वो संचार की व्यवस्था हो, चाहे प्रेस की भूमिका हो, तमाम प्रकार के जो समाचार पत्र छपने लगे स्थानीय भाषाओं में छपे। और सबसे बड़ी भूमिका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की यहाँ पर है कि ब्रिटिश प्रशासन के तले इन लोगों ने शासन का केंद्रीकरण किया। शासन के केंद्रीकरण की वजह से शासन के जो विभिन्न अलग अलग अंग हैं, जब व्यवस्थित ढंग से काम करने लगे, भारत के अलग अलग हिस्सों में शासन का केंद्रीकरण जब होने लगा, प्रशासन की सभी इकाइयां अब यहाँ पर एकरूपता स्थापित होने लगी, तो ऐसे में सभी जगह शोषण का तरीका इनका लगभग एक जैसा होगा, सभी स्थानों पर इनकी जो नीतियाँ लगभग एक जैसी होंगी, तब इनसे प्रभावित होने का जो क्रम है लोगों का, वो भी उसमें समानता का पैटर्न हमें दिखाई पड़ेगा।
तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिव भी पॉइंट पेश किए, काम किए, जिसमें संचार की व्यवस्था करें हम, डाक है, तार है, रेलवे है। इसके अलावा यहाँ पर न्याय की व्यवस्था की, कानून की व्यवस्था की। इन सब की वजहों से भी भारतीय जनता को एक होने का अवसर मिला। भारतीय बड़े पैमाने पर जब अपने बहुत सारे कार्यों के लिए ये न्यायालयों में जाते या कोर्ट में जाते, और इन लोगों ने एक जगह जगह जब कोर्ट की स्थापना की अलग अलग, तो उन कोर्ट में, जैसे कि बंगाल का जो कोर्ट है वो कलकत्ता में, तो लोग कलकत्ता जाकर इकट्ठा होने लगे। और जब वहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी तो किस प्रकार जब विभाजन किया गया बंगाल का, तो जो ढाका का कोर्ट है वहाँ ढाका में बांट दिया गया और आधा कलकत्ता में। तो राष्ट्रवाद की भावना पर कैसा प्रहार उस समय हुआ। तो इस तरह जो तमाम प्रकार की जो संस्थाएं अलग अलग हैं, ये संस्थाएं लोगों का मिलने का मंच बनने लगी। लोग यहाँ पर आते अपने कामों के लिए और मिलते एक दूसरे से, अपनी बातों का आदान प्रदान करते, अपने अनुभवों का, और इस सब के का कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, एक क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का परिणाम निकला और दूसरे क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। तो इन सभी अनुभवों का जब आपस में इन लोगों ने आदान प्रदान किया तो राष्ट्रवाद की बढ़ावा काफ़ी हद तक इस भावना ने इसको दिया। और दूसरी बात है कि ब्रिटिशर्स की इस नीति के कारण जब वो शिक्षा प्रदान करने लगे और पढ़े लिखे लोगों के साथ इनका भी जब संपर्क बढ़ने लगा, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं या नए नए प्रकार के पेशे या व्यवसायों का जन्म हुआ। और ये जो व्यवसाय है वो अचानक से पैदा नहीं हुए। औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के पहले जब व्यापारी के रूप में अंग्रेज आए थे, तो व्यापार करने के दौरान ये बिल्कुल नए परिवेश में आए थे। तो इन्हें यहाँ दुभाषिया चाहिए, जिसे ट्रांसलेटर कहते हैं। वो भारत की भाषा से परिचित नहीं है, भारत के प्रदेशों से परिचित नहीं है, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं। साथ साथ पूरे भारत में माप तौल नाप मेजरमेंट जो उसकी इकाइयाँ भी एक नहीं थी। और ये यहाँ के माप तौल व्यापार के संदर्भ में जो किस प्रकार से वस्तु का माप करना है, इससे भी ये परिचित नहीं थे। तो इस प्रकार इनको यहाँ पे ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ी इनको यहाँ के स्थानीय करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। ये पौंड स्टर्लिंग लेकर के आते थे और यहाँ भारतीय करेंसी इनको चाहिए। तो इसके लिए इनको बैंकर की ज़रूरत पड़ी, और वो बैंकर का काम किया भारत के उस समय धनी समृद्ध जो व्यापारी हैं, जो बैंकर का भी काम करते थे। और ये जो बैंकर थे या व्यापारी थे, इन लोगों ने बड़े पैमाने पर अंग्रेज व्यापारियों को धन भी दिया उधार में। और ये जो धन उधार में दिया, इससे बड़े बड़े जहाज लीज पर लिए अंग्रेज़ों ने, जिससे व्यापार के लिए। तो अंग्रेजी व्यापार जब भारत में हुआ या यूरोपीय व्यापार स्टार्ट हुआ, तो बड़े पैमाने पर नए प्रकार के व्यवसाय आए, जिसमें हमने पढ़ा दुभाषिया पढ़ा, या बीच में बिचौलिया कमीशनखोर आएंगे। इसके अलावा हमने देखा बैंकर आए। इसी प्रकार के तमाम सारे उस समय के नई प्रकार के पैदा हुई परिस्थितियां व्यापार को लेकर जो पैदा हुई, उसने नए प्रकार के पेशों को जन्म दिया। ये जो नए प्रकार के पेशे हैं, इसने एक नए एलीट क्लास को जन्म दिया। ये जो एलीट क्लास है वो व्यापार करते करते और नए प्रकार के इन व्यापारों में काफ़ी मुनाफा कमा लिया इसने, और इस तरह ही एक नया अभिजात्य वर्ग का उदय हुआ। दूसरी बात है, अंग्रेज़ों की दी हुई शिक्षा दीक्षा हासिल करके तमाम प्रकार के नए व्यवसायों पेशों को लोग अपना रहे थे, जिनमें बहुत सारे लोग, अब वकील हम पढ़ते हैं कि कितने लोग वकील थे उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके आए थे। बहुत सारे वकील हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक उस समय हैं। तो ये एक नए प्रकार के अभिजात्य वर्ग की संरचना हम देखते हैं, और इस अभिजात्य वर्ग ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सहयोग दिया। और कहा जाता है कि किसी भी देश की जागरूकता के स्तर को अगर देखना है तो हमें उस देश के मिडिल क्लास को देखना चाहिए कि उस देश में मिडिल क्लास का स्तर क्या है। जैसे कि मिडिल क्लास के अंतर्गत हम जानते हैं कि पत्रकार, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इस तरह के व्यवसाय करने वाले लोग आते हैं, और यही समाज का सबसे जागरूक हिस्सा होता है। और ये जो मध्यम वर्ग है, ये किसी भी समाज की जागरूकता का और उस समाज की विकास का सूचक होता है। यही वजह है कि जब 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1857 के विद्रोह में जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान एक साथ आकर के लड़े थे, तो मुसलमान और हिंदुओं को अलग करने के लिए उस समय तमाम हथकंडे अपनाए गए 1857 के विद्रोह से सबक लेकर। तब उसी समय एक राइटर है W हंटर, जिसकी बुक है द इंडियन मुसलमान। उसने उस इंडियन मुसलमान बुक में अंग्रेज़ों के अंदर मुसलमानों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की, और ये कहा कि भारतीय मुसलमानों के अंदर मध्यम वर्ग नहीं है।
ऐसा कहकर उसने ये साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों में पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है और वो मध्य वर्ग नहीं है। इसका मतलब मुसलमानों में डॉक्टर, पत्रकार, वकील, शिक्षक इस तरह के पेशे वाले लोग नहीं हैं। इसका मतलब मुसलमानों में शिक्षा का कितना अभाव है। और भारतीयों हिंदुओं के अंदर इस प्रकार के जो मध्य वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित है। और इस तरह से मध्य वर्ग की महत्ता हमें डब्ल्यू हंटर के इस बुक में स्पष्ट हो जाती है, जब उसने मध्य वर्ग का ही डर दिखा करके किस प्रकार मुसलमानों को दूर करने की कोशिश की। तो ये जो मध्य वर्ग जो नया उत्पन्न हुआ था भारत यूरोपीय कंपनियों के आगमन से और अंग्रेज़ों के आने के व्यापार के दौरान, नए नए प्रकार के पेशों के उदय के बाद, तो इस मध्य वर्ग ने बड़े पैमाने पर भारत में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाने में बहुत योगदान दिया। और 19वीं शताब्दी के आसपास आते आते ये मध्य वर्ग है, हर एक उस उपाय को अपना रहा है जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में सहयोग दिया जा सके। और राष्ट्रवाद का तकाजा है कि लोगों को अपने मतभेदों को भुला करके एक साथ आकर के अपने हितों को साझा समझना होगा। और अपने हितों को साझा समझने के लिए अपने छोटे छोटे अंतर्विरोधों को, अपने छोटे छोटे स्वार्थों को त्यागना होगा। और ये जो अंतर्विरोध और स्वार्थ हम जानते हैं कि भारत में तमाम बड़े पैमाने पर व्याप्त थे। भले ही इसे नकारते रहें राष्ट्रवादी कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं था। अगर अंतर्विरोध नहीं होता तो ये जो 19वीं सेंचुरी के आसपास हमारे यहाँ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले वो ना चला होता। अंग्रेज़ों की ये बात बिल्कुल सत्य साबित हुई कि भारत अलग अलग पहचानों में विभाजित है। और इसीलिए भारत में 19वीं शताब्दी में जब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए तो अपनी प्रकृति के तौर पर तो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, लेकिन ये कोशिश है कि समाज के अंतर्विरोध या समाज में फैली इन कुरीतियों को दूर करके लोगों को एक किया जा सके, वरना आपस में लोग तमाम प्रकार की इन कुरीतियों की वजह से बटे रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज और धर्म आपस में आबद्ध होते हैं और ख़ासकर भारतीय समाज जो है वो धर्म के अनुसार संचालित होता था और समाज के तमाम सारी जो परंपराएं हैं वो धार्मिक परंपराओं के अनुकूल चलती थी। तो इस तरह समाज और धर्म अगर हम कहीं दूसरे के पूरक हैं तो गलत नहीं है। इसीलिए 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जब चलाया गया, ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन एक दूसरे का पूरक कहलाया। और हम ये जानते हैं कि औपनिवेशिक जो संबंध हैं उनका मूल आधार आर्थिक होता है। तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना होगा कि औपनिवेशिक संबंधों का मूल आधार जब आर्थिक होता है तो औपनिवेशिक शोषण के क्रम में जो मातृ देश है यानी जो गुलाम जो देश है के द्वारा उपनिवेश की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है गुलाम देश की वो चेंज करने की कोशिश की जाती है औपनिवेशिक देश के द्वारा। यानी औपनिवेशिक जो देश है या जो मालिक देश है वो गुलाम देश की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, जिससे कि उनके रहन सहन उनकी सोच में परिवर्तन लाकर अपने आर्थिक हितों को साधा जा सके। और भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भी कुछ ऐसा ही हुआ। और 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में जो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो भी बहुत बड़ा कारण बनता है कि भारत में किस प्रकार से प्रभाव डाला गया इसका। और भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए बड़े पैमाने पर, इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं कि कैसे औद्योगिक क्रांति की वजह से अपने लिए व्यापक बाजार उनको चाहिए और इसके लिए भारतीयों को ज़बरदस्ती और किसी भी प्रकार उनको बाध्य किया जाए ये तरीका लंबे समय तक कामयाब नहीं हो पाता अंग्रेज़ों का। इसलिए उन्होंने मन से गुलाम बनाने की नीति को अपनाया। और मन से गुलाम वो तब बना पाएंगे जब सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को भी बदल करके रख देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल दें आज का, तो आज हमारे यहाँ जो बड़े बड़े मॉल हैं जिन्होंने किराना दुकानों को लगभग उनके महत्व को बहुत कम कर दिया है, बड़े बड़े जो मॉल हैं या बड़े बड़े जो ब्रांड आज हम देखते हैं पहनते हैं, मॉल में जाना हम एक प्रकार से आधुनिकता का या विकसित होने का पर्याय मानने लगे हैं। ये सारे हमारे रहन सहन में परिवर्तन का एक नतीजा है। दूसरी तरह अगर कहें कि ये सांस्कृतिक उपनिवेशवाद हम कह सकते हैं इसको, कल्चरल कॉलोनियलिज्म की स्थापना, इसी प्रकार का कुछ प्रयास उस समय शुरू किया गया। और ये जो कल्चरल कॉलोनियलिज्म है ये बड़े पैमाने पर हम देखें
देखेंगे इसमें अभिजात वर्ग की भूमिका है जब वो सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन कर रहा है। और इसकी व्याख्या इस प्रकार से भी की गई है कि अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत में एक स्वयं इतनी प्रकार की कुरीतियाँ हैं, पहले आप अपने अंदर झांक करके देखें, उसके बाद ब्रिटिश सरकार की खामियां निकालें। तो इस वजह से भी इनको चुनौती के रूप में लिया। एक व्याख्या ये भी कहती है कि सुधार आंदोलन अंग्रेज़ों को दी गई का एक जवाब था ये अंग्रेज़ों की चुनौती का। तो इस प्रकार तमाम प्रकार के पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते हमें हर एक प्रकार के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ना होगा। और जिस प्रकार से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की मांग थी कि भारत का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के रूप में किया जाए, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत का पूरा तो नहीं लेकिन आंशिक या पार्शियल मॉडर्नाइजेशन करना आवश्यक था, यानी आंशिक आधुनिकीकरण करना आवश्यक था। इसलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया, समाज सुधार के लिए तमाम सारे कानून बनाए गए। और यही वो काल है जब उदारवादी विचारधारा या उपयोगितावादी विचारधारा आई, जो जिसमें कहा गया कि भारत में तमाम प्रकार की ऐसी अच्छी बातें भी हैं, भारत के संदर्भ में तमाम जो साहित्य है पुराना या भारत की जो भाषा संस्कृत भाषा है, इस प्रकार इन सब बातों को और भारत के संदर्भ में एक थोड़ा उदार रवैया अपनाने वाले विचारधारा इस समय जन्म लेती है। और ये कहा गया कि भारत में इस प्रकार का सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि भारतीय लोगों का जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, उन्हें भी नई नई प्रकार के सिद्धांतों, शिक्षाओं और नए नए प्रकार के जो विज्ञान हैं उससे परिचित कराया जा सके। अगले लेक्चर में हम भारत में 19वीं सेंचुरी में समाज और धर्म सुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे।